Hello everyone, this is Dr. Anandita Singh Thakur. Welcome to my channel Women Wellness by Dr. Anandita. तो आज हम बात करते हैं मिड लाइफ में होने वाली एंजाइटी के बारे में। और इस टॉपिक के बारे में कोई भी बात करना ओपनली नहीं चाहता। आपके फैमिली फ्रेंड्स सब गुपचुप इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन खुल के कोई भी ना अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करता है, ना आपको कोई सॉल्यूशंस देना चाहता है। तो होता क्या है कि आप एंजाइटी से अकेले ही जूझते हुए किसी दिन डॉक्टर के कमरे में एंटर करते हैं और आपको प्रिस्क्राइब कर दी जाएंगी एंटी डिप्रेसेंट्स। तो क्या ये सही है इस एज में? क्या हमें और फैक्टर्स भी डिस्कस करने चाहिए कि ये किसी और वजह से तो नहीं है? क्या ये आपकी मिडिल एज की जो हार्मोनल इम्बैलेंस हैं उसकी वजह से आपको ये एंजाइटी इश्यूज तो नहीं हो रहे? तो जैसा कि हम सबने इस सीरीज में जो हम मीनोपॉज, पेरीमीनोपॉज के बारे में जान रहे हैं, हमने ये जाना कि ईस्ट्रोजन हार्मोन हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। उससे भी ज़रूरी जानना ये है कि ईस्ट्रोजन की मात्रा मीनोपॉज में आते आते तो बिल्कुल कम हो जाती है, लेकिन उससे पहले के जो कुछ टाइम होता है, जो पेरीमीनोपॉजल पीरियड होता है, वो लगभग 10 साल पहले से भी शुरू हो सकता है। और उस टाइम आपका ईस्ट्रोजन जो है वो फ्लक्चुएटिंग लेवल्स में होता है। कभी आप का ईस्ट्रोजन हाई होता है तो आप ठीक फील करते हैं, और कभी वो डिप करता है तो आप थोड़ा लो फील करते हैं। तो इसलिए चूंकि ये डायग्नोसिस बाद में जाके आपको होता है, जब आपको माहवारी बिल्कुल बंद हो जाती है, तो पहले से ही अवेयर होना आपके लिए बहुत जरूरी है कि इस टाइम में अगर आपको एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं तो उनका एक कारण जो है वो पेरीमीनोपॉजल चेंजेस भी हो सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायग्नोसिस कैसे किया जाए कि आपको ये पेरीमीनोपॉज की वजह से एंजाइटी है। तो डायग्नोसिस का सबसे इजी तरीका जो है वो है सिम्टम्स। सिम्टम्स जो है पेरीमीनोपॉज के, दे आर इटसेल्फ अ डायग्नोसिस। इंपॉर्टेंट बात ये है, ईस्ट्रोजन लो होने की वजह से आपको ड्राई आईज, ड्राई माउथ, टिनाइटिस मतलब कानों में रिंगिंग सी सेंसेशन होना, मेमोरी का थोड़ा कम होना, मसल पेन्स, जॉइंट पेन्स, इम्यूनिटी लो होना, लो एनर्जी, ये सब तो होता ही है इसके सिम्टम्स में। इसके अलावा जो है वो आपको लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस भी महसूस कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इवन कुछ ब्लड टेस्ट्स का भी सहारा ले सकते हैं, अगर आपको दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैं कहीं पेरीमीनोपॉज की वजह से एंजाइटी में तो नहीं जा रही हूँ। अब जानते ये हैं कि इसमें आपको क्या फीलिंग्स होती हैं। तो अगर हम आम भाषा में कहें तो मूड आपका एक फ्लैट मूड जैसा रहता है, जैसे कि आपको लॉस ऑफ जॉय या एक्साइटमेंट होगा, कि जैसे आप बहुत खुश नहीं होंगे, बहुत जो नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ों से जिनसे आप खुशी महसूस करते हैं वो सब आपको कम महसूस होगा। जैसे कि पहले अगर आप यंग एज में कोई वेकेशन प्लान करते हैं तो आप अपना ड्रेस, अपना इयररिंग्स, अपना शूज, आप सब चीज़ मैचिंग ले जाना चाहते हैं। आप बहुत एक्साइटेड होते हैं कि मुझे वेकेशन पे जाना है, पर अचानक से ऐसा होने लगेगा जैसे ही आप 40s की एज में या 45 क्रॉस करते हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे वेकेशन भी एक भारी बोझ की तरह है और आपको उतना एक्साइटमेंट नहीं होगा। आप स्लीप डिप्राइव्ड या आपकी डिस्टर्ब्ड स्लीप होगी। आप तकरीबन टाइम थोड़ा टायर्ड महसूस करेंगे या एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। इरैशनल एंजाइटी मतलब कुछ छोटी छोटी चीजें जिन पे आपको पहले एंजाइटी इश्यूज नहीं होते थे, अब आपको अननेसेसरी चिंता हो जाएगी कि घर से कोई गया है तो आपको एक अनजान सा डर लगेगा। आपको अचानक से लोनलीनेस की फीलिंग होगी कि जैसे आप फ्रेंड्स या सोशल सर्कल से थोड़ा दूर महसूस करेंगे और लोनली फील करेंगे। तो ये सब एंजाइटी के सिम्टम्स हैं। इस टाइम पीरियड के या मिडिल एज के आसपास के अगर सिम्टम्स हैं तो अवेयर होना जरूरी है कि कहीं ये मीनोपॉज की तरफ जाने का आपका ये एक साइन तो नहीं है। अब
इन सब सिम्टम्स को लेके अगर आप डॉक्टर के कमरे में एंटर करेंगे तो आपको श्योर शॉट वो डिप्रेस्ड होने का एक टैग दे दिया जाएगा और आपको प्रिस्क्राइब कर दिए जाएंगे एंटी डिप्रेसेंट्स, जो कि कुछ हद तक तो इसमें हेल्प करेंगे, पर इसका जो एक लंबे टाइम तक हमें ट्रीटमेंट या इसके बारे में एड्रेस करना जो जरूरी है, वो हमें क्या करना चाहिए, उन चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि हमारी जो ओवरीज हैं वो ईस्ट्रोजन के अलावा और दो हार्मोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो आपके शरीर में बनाते हैं, वो होता है प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा हम मेनोपॉज से पहले ईस्ट्रोजन से कहीं ज्यादा ओवरीज टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बना रही होती हैं, और वो टेस्टोस्टेरोन भी जैसे हमारा मेनोपॉज आता है टेस्टोस्टेरोन भी कम हो जाता है। और टेस्टोस्टेरोन कम होने की वजह से आपको लो एनर्जी, हेयर लॉस, स्लो मेटाबॉलिज्म, मसल पेन्स भी होने लगते हैं। तो इसलिए हम इन हार्मोन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब हम आपको ट्रीटमेंट के तौर पे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे अगर डालना चाहें तो आपको इवन हम ईस्ट्रोजन के साथ प्रोजेस्टेरॉन ऐड करना चाहते हैं, और कुछ हद तक कुछ लोगों को टेस्टोस्टेरोन की भी जरूरत हो सकती है। अब बात करते हैं कि अगर आपने इन एंजाइटी इश्यूज को या अपने पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स को एड्रेस नहीं किया तो क्या होगा। इससे होगा तो बहुत कुछ नहीं, लेकिन आपके हेल्थ रिस्क्स जो हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कि लेडीज में एल्जाइमर्स और डिमेंशिया डबल द पॉपुलेशन या डबल रिस्क होता है मेल पॉपुलेशन से। तो एल्जाइमर्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें एंटर करना बहुत ही फैमिली और आपके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है लुक आफ्टर करना। आपका कार्डियोवास्कुलर जो हेल्थ है वो भी डिटेरियोरेट करती है अगर आप उसको ढंग से लुक आफ्टर ना करें। कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स या आपको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का चांसेस बढ़ जाते हैं। वेट गेन बहुत ज़्यादा होने लगता है मेनोपॉज के टाइम में। ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है और इसके साथ हमें कैसे डील करना है इस एज ग्रुप में। वन वर्ड अबाउट सर्जिकल मेनोपॉज। जिन लोगों का यूट्रस और ओवरीज किसी वजह से रिमूव कर दी जाती हैं, उनमें ये सडन लॉस ऑफ ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से जो है वो सिम्टम्स बहुत ज्यादा ओवर्ट या बहुत ज्यादा स्ट्रांगली ये सिम्टम्स और साइंस आते हैं। और अगर उनको टाइमली आप हैंडल नहीं करते हैं तो आपको वो टाइम पीरियड बिताना बहुत मुश्किल जाता है, कठिन जाता है। हॉट फ्लैशेस बहुत होते हैं, एंजाइटी, स्लीप, ये सब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं। तो अगर किसी वजह से आपका यूट्रस रिमूव किया गया है और साथ में ओवरीज रिमूव की गई हैं, तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें और भली भांति इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में सलाह लें टाइम पे। लगभग 20% महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज में कोई सिम्टम नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना चेकअप रेगुलरली ना कराएं। ये वीडियोस के दौरान हम इसलिए ये बार बार डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका अवेयरनेस अपने लिए बढ़े, और आपको अगर कोई सिम्टम थोड़ा बहुत भी परेशान कर रहा है तो आप डॉक्टर की सलाह लें। तो चलिए अब जानते हैं कि इसमें आपको करना क्या है, इस चीज का हम कैसे इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले जो सबसे इजी और सबसे आप अपने आप जिन चीजों को हैंडल कर सकते हैं वो है बाय डाइट एंड सप्लीमेंट्स। तो डाइट में जैसा कि हम बात करते हैं कि सोया आइसोफ्लेवोनॉइड्स जिन चीज़ों में हैं, या फाइटोइस्ट्रोजेंस या कोई प्लांट बेस्ड ईस्ट्रोजेंस हैं जिन चीज़ों में, हम उनको ज़्यादा कंज्यूम करें। एंड द लिस्ट इज एंडलेस, जैसे कि आपको फ्लैक्स सीड्स ऑयल लेना है, योगर्ट लेना है, ब्रोकली लेना है, लिनसीड लेना है, आपको
प्रून्स लेना है, आपको जो है वो ब्लैक कोहोश ले सकते हैं आप, ये भी सप्लीमेंट के तौर पे आता है। इवनिंग प्रिमरोज ऑयल एज अ सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। कैल्शियम विटामिन डी अपना सप्लीमेंट करें। उसके अलावा आप सोया आइसोफ्लेवोनॉइड्स जो हैं वो सप्लीमेंट्स अक्सर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। उससे भी बहुत हद तक आपको हेल्प मिलेगी इस चीज को डील करने में। लेकिन अगर इन सब चीजों से भी आपका सोल्यूशन नहीं निकल रहा है तो आप डॉक्टर की सलाह से हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की तरफ भी जा सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि हमारे सोसाइटी में ये बहुत ज़्यादा भ्रांति है कि अगर हम HRT लेते हैं या हार्मोन रिप्लेसमेंट लेते हैं तो शायद ये रिस्क ऑफ कैंसर बढ़ा देता है, पर ये चीज़ अब प्रूव हो चुकी है। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ हैं। बहुत पहले एक US में WHI एक स्टडी हुई थी जिसमें उसमें ईस्ट्रोजन की वजह से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा दिखाया गया था, पर जब उस स्टडी को बहुत अच्छे से उन्होंने एनालाइज किया तो उसमें पता ये चला था कि जो भी वो स्टडी की गई थी वो 65 इयर्स ओल्ड फीमेल्स और उनसे अबव एज की फीमेल्स में वो स्टडी की गई थी एंड दे वर ऑलरेडी नॉट ऑन हार्मोन रिप्लेसमेंट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। इसकी वजह से उनका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा था। तो उसके बाद नाइस गाइडलाइंस आ चुकी हैं और इंडियन मेनोपॉजल सोसाइटी की तरफ से भी गाइडलाइंस हैं कि अगर आपको सप्लीमेंट्स या डाइट से आप अपने हॉर्मोन्स आप अपनी मेनोपॉजल सिम्टम्स को नहीं डील कर पाते हैं तो इट इज़ बेटर कि आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का सहारा लें, पर डॉक्टर की सलाह से, और ये जानते हुए और ये समझते हुए कि उससे एसोसिएटेड रिस्क क्या हो सकते हैं और आपको अपना रेगुलर चेकअप्स क्या करवाना है। तो जरूरी जानना ये है कि कब हार्मोन्स को स्टार्ट करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको सिम्टम्स ज़्यादा है और वो आप नहीं हैंडल कर पा रहे हैं अपनी डाइट, योगा, मेडिटेशन वगैरह से, तो आप इनको पेरीमेनोपॉजल पीरियड में भी स्टार्ट कर सकते हैं। कौन सी हार्मोनल थेरेपी आपको लेनी है इसका डिसाइड आपके डॉक्टर करेंगे, वो बेटर रहेगा। आपके गायनेकोलॉजिस्ट करें तो वो बेटर रहेगा और उनकी सलाह से ही लेना है। लेकिन अगर मैं आपको एक मोटे से तौर पे बताऊं, अगर आपका यूट्रस और ओवरीज रिमूव हो चुकी है तो हम आपको ईस्ट्रोजन ओनली पे डालते हैं, जो लेने का तरीका एक ईस्ट्रोजन पिल भी होती है, उसके अलावा बॉडी स्प्रेज भी होते हैं और पैचेस भी होते हैं। इंडिया में अब अच्छे स्प्रेज भी अवेलेबल हैं जो आप ईस्ट्रोजन स्प्रेज भी ले सकते हैं, जिससे ईस्ट्रोजन के साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं। और अगर अवेलेबल नहीं है स्प्रेज आपकी जगह पे या आप छोटे स्मॉल टाउन में रहते हैं तो इवन ईस्ट्रोजन पिल भी आप ले सकते हैं, पर डॉक्टर की सलाह से। अगर आपका यूट्रस रिमूव नहीं हुआ है तो आपको ईस्ट्रोजन के साथ आपको प्रोजेस्टेरॉन भी ऐड किया जाता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन हमारी यूट्रस की लाइनिंग को थिक बनाता है और थोड़ा सा उससे रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर कुछ हद तक बढ़ सकता है। होता नहीं है, लेकिन आपको प्रिकॉशनरी हम प्रोजेस्टेरॉन पे भी सप्लीमेंट करते हैं। और प्रोजेस्टेरॉन पिल लेने का एक जो साइड इफेक्ट होता है उससे आपको थोड़ा सिडेशन लगता है, वो एक तरीके से एक अच्छा साइड इफेक्ट होता है अगर आपको स्लीप डिस्टर्बेंस है इस पीरियड में। अब बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंटेशन की। वैसे तो टेस्टोस्टेरोन आमतौर पे सप्लीमेंट नहीं किया जाता है, पर ऐसा देखा गया है कि कुछ महिलाओं में जहाँ की हेयर लॉस बहुत ज़्यादा है या लॉस ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो टेस्टोस्टेरोन भी थोड़ा बहुत सप्लीमेंट करने से जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिलीफ हो जाते हैं और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको महसूस होती है। इस एज तक आते आते एक चीज जो आप डेवलप कर चुके होते हैं बीइंग फीमेल्स, वो होता है आपका पेशेंस मैकेनिज्म। मतलब ये है कि आप जिंदगी जीते जीते बहुत पेशेंट हो चुके होते हैं, तो आप अपनी तकलीफों को लेके भी पेशेंट हो जाते हैं और उनको छोटे छोटे डिस्कम्फर्ट्स को बर्दाश्त करना शुरू कर देते हैं। तो जरूरी ये है
कि आप अपनी एंजाइटी इश्यूज के बारे में, स्लीप इश्यूज के बारे में अवेयर रहें और अपने गायनिक से भी जाके डिस्कस कर सकते हैं। वैसे तो रोल ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स भी इसमें होता है, एंटी डिप्रेसेंट से भी कुछ हद तक हॉट फ्लशेस और एंजाइटी इश्यूज में हेल्प मिलती है, पर एंटी डिप्रेसेंट्स आर नॉट द आंसर फॉर पेरीमेनोपॉजल और मेनोपॉजल सिम्टम्स। आपका आंसर जो है उसमें HRT ही होता है इन लॉन्ग टर्म, बिकॉज एंटी डिप्रेसेंट से उसके साइड इफेक्ट्स बहुत रहते हैं और जिनको जो है वो लॉन्ग टर्म यूज जो है वो आपको उसका नहीं करना चाहिए अगर इंडिकेटेड ना हो। इसके अलावा जो आप कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज रेगुलर कीजिए, योगा कैन हेल्प यू, योर स्लो एंड डीप ब्रीदिंग कैन हेल्प ओवरकम दीज एंजाइटी इश्यूज, मेडिटेशन कैन हेल्प यू अ लॉट इन दीज सिम्टम्स। उसके अलावा कम्युनिटी जो है वो एक सपोर्ट, जो कम्युनिटी और सोशल सपोर्ट जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। जो लोनलीनेस की फीलिंग है, अगर आपके पार्टनर्स अच्छे हैं और वो समझ पा रहे हैं कि आप इस टाइम में क्या गो थ्रू हो रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि लेडीज अक्सर आके कहती हैं या हस्बैंड्स बहुत कॉमनली ओपीडी में आके कंप्लेंट करते हैं कि मैम अब तो मैं खराटे लेता हूँ तो भी ये अक्सर इरिटेट होके कहती हैं कि तुम अलग कमरे में सो, मेरे लिए बहुत पॉसिबल नहीं है। बिकॉज आपको इतना छोटी छोटी चीज से आप अननेसेसरी एंगर और एंजाइटी डेवलप करने लगते हैं कि आपके हस्बैंड की जो ब्रीदिंग साउंड है वो भी आपको ऐसा लगता है कि अभी ये क्यों सो गए हैं, मैं क्यों नहीं सो पा रही हूँ। ये छोटी छोटी चीजें आपको घबराहट सी देने लगती हैं, तो इन चीजों को आप निग्लेक्ट ना करें। फिर इस टाइम में बॉडी इमेज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप वेट गेन करते हैं स्पेशली अराउंड योर बेली, तो आपके पार्टनर का आपकी बॉडी को लेके एक कंफर्ट डेवलप करवाना और आपको a small compliment that you're looking good can help to boost up your mood and feel good factor एक देता है। उसके अलावा मेरा ये कहना है कि कोई आपको मेडल नहीं देगा कि आप 10 इयर्स से मेनोपॉजल हैं या 10 इयर्स से पेरीमेनोपॉजल सिम्टम से जूझ रही हैं। इस चीज का आपको कोई सर्टिफिकेट या मेडल नहीं देने वाला है। इसलिए बेटर ये है कि आप अपने लिए थोड़ा सा अवेयर हो और आप अपने इश्यूज को निग्लेक्ट ना करें और अपने बारे में बोलना सीखें। अपने आप को लास्ट में ना रख के अपने आप को प्रायोरिटी दें कि मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं और मुझे इस टाइम में इन चीजों की जरूरत है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है कि इस एज तक आते आते जो आपका रोल होता है फैमिली में वो एक केयर गिवर का हो जाता है। मतलब ये कि आपके जो बच्चे होते हैं वो जा रहे होते हैं, बहुत बार जो आपके लाइफ पार्टनर्स हैं वो भी मिड एज के आसपास आते आते या तो कुछ सिकनेस से ग्रस्त हो जाते हैं या कुछ दिक्कत और फैमिलीज में आने लगती है, पेरेंट्स का इशू आने लगता है। तो जब आप केयर गिविंग रोल में हैं तो ज़रूरी ये होता है कि आप अपने रिसोर्सेज बढ़ाएं, आप हेल्प लेने की कोशिश करें रादर देन कि वो बर्डन खुद से ही उठाते रहने के और एंजाइटी और एंगर और डिप्रेसिव मूड में जाने के। आप अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना शुरू करें, अपने लिए कोई हेल्प रखना शुरू करें या किसी और की कुछ घंटों के लिए 2 या 3 घंटों के लिए आप किसी और को जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो डेडिकेट करें कि मैं ये 2 या 3 घंटे अपनी हेल्थ के लिए, दिन में चाहे वो 1 ही घंटा हो लेकिन वो आप अपने लिए निकालें। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो उन सब लोगों के लिए जो लोग मिडिल लाइफ क्राइसिस से या मिडिल एज के अपने उस पीरियड से गुजर रहे हैं कुछ हेल्प कर पाऊँ और आपके जो मूड है उसको एक चीयरफुल मूड बनाने में मैं कुछ हद तक अगर आपकी मदद कर सकूं तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। एंड आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक थम्स अप देना ना भूलें और अगर आप इस तरीके के कुछ सिम्टम्स से जूझ रहे हैं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें। मतलब ये है कि हम जितना डिस्कस करेंगे एक
कम्युनिटी हम बिल्डअप करते हैं और हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो हमारा अपना भी थोड़ा सा वेंटिंग होना शुरू होती है और हम फील गुड फैक्टर एक अपने अंदर लाते हैं। थैंक यू सो मच।